हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं समाजवाद और साम्यवाद का दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो कि 150 शब्दों में उत्तर देना। और इसका हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न और इसका अति लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग करवा चुके हैं। देखिए इसका, देखिए यहाँ से देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न करवा चुके हैं और इसका लघुत्तरीय प्रश्न जो है वो भी हम करवा चुके हैं। तो अभी आप नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप ये सभी का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक ना। अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय का दोनों का करवा चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न का। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। तो पहला का हम लोग उत्तर जानते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से पहला का उत्तर देखिए है आपके स्क्रीन पे, देखिए है कि रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण इस प्रकार है। कौन कौन से कारण है, देखिए ये सभी देखिए आप लोग कॉपी में इसको लिख भी लीजिएगा। पहला, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। फिर दूसरा, कृषकों की दयनीय स्थिति। तीसरा है रूसीकरण की नीति। चौथा है क्रीमिया का युद्ध। पांचवा है औद्योगिकरण की समस्या। छठा देखिए जापान से पराजय। और सातवां है 1905 की क्रांति। और बहुत सारे जो है कारण है, तो उतना तो सब लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमको जो उत्तर देने के लिए बोला गया है वो लगभग 150 शब्दों में कहा गया, ठीक ना। तो ये तो देखिए 150 शब्द हुआ नहीं, ये तो 150 शब्द हुआ नहीं। तो इसको क्या करते हैं कि कुछ ये सभी है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं और उसको लिख दीजिएगा तो यही आंसर उसका हो जाएगा। जैसे देखिए पहला, देखिए यहाँ पे जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। देखिए क्या था इसका, देखिए उत्तर हो जाएगा कि रूसी क्रांति से पूर्व रूस में रोमनो वंश राजवंश का शासक जार निकोलस द्वितीय था, ठीक ना। रूसी क्रांति से पूर्व पहले क्या था कि रोमनो राजवंश का शासक था जिसका नाम था निकोलस द्वितीय था, जो निरंकुश एवं अयोग्य शासक था, बहुत ही निर्दयी था, जिसके शासनकाल में क्रांति हुई थी। राजा के दैवी अधिकारों में वे विश्वास रखता था। जार के गलत सलाहकारों के कारण स्वेच्छाचारिता बढ़ती जा रही थी और जनता की स्थिति बद से बदतर होती गई, ठीक ना। उसको मतलब जो सलाहकार रख लेता एकदम बुड़बक बुड़बक रख लेता, वो गलत गलत सलाह देता था, जिसके कारण उस जनता जो है उसके खिलाफ में रहता था, ठीक ना। उसको जो निर्णय वो लेता था जनता को पसंद ही नहीं रहता था। तो क्या हुआ, वही कि जनता की स्थिति बद से बदतर होती गई, जिसके चलते फिर हुआ क्रांति हुआ। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग दूसरा कारण देखिए है कि कृषकों की दयनीय स्थिति। देखिए यहाँ पे था ना दूसरा कृषकों की दयनीय स्थिति। तो इसी में देखिए इसको लिख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में इसको, कि रूसी क्रांति के पूर्व किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। रूसी क्रांति जब तक नहीं हुआ था, जो रूसी क्रांति के जो किसान थे ना, रूस के जो किसान थे, उसकी जो स्थिति है बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही खराब था। उनके पास खेत की छोटे छोटे टुकड़े थे, खेत जो था बहुत छोटा छोटा था, और उस पर पुराने ढंग से खेती करता था, यानी जैसे पहले होता था ना उस तरह से खेती करता था। अब क्योंकि उनके पास देखिए पूंजी का अभाव था तथा वे करों के बोझ से दबे हुए थे, किसानों के पास क्रांति के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो क्रांति कर दिया, ठीक ना। ये आप लोग देख चुके हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि नई आर्थिक नीति क्या है। इसको शॉर्टकट में हम लोग NEP भी बोलते हैं, ठीक ना। तो नई आर्थिक नीति क्या है, इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि रूस में आर्थिक नीति में सुधार लाने के लिए सन 1921 में लेनिन के द्वारा अपनाई गई नीति को लेनिन नई आर्थिक नीति कहते हैं। तो पूछता है कि नई आर्थिक नीति का जनक किसे कहा जाता है, तो लेनिन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लेनिन को कहा जाता है, ठीक ना। लेकिन के द्वारा, यहाँ पे लेकिन लिखा गया, लेनिन यहाँ पर लिख लीजिएगा, लेनिन ना कर लीजिएगा, ठीक ना। लेनिन के द्वारा अपनाई गई नीति को आर्थिक नीति कहते हैं, ठीक ना। इसके देखिए इसकी प्रमुख बातें इस प्रकार है। जैसे ये तो पूछ रहा था कि नई आर्थिक नीति क्या है, इतना शॉर्ट में थोड़ा ना लिखिएगा, 150 शब्द में लिखना था, और तो कुछ लिखना पड़ेगा ना। तो इसमें देखिए लिखिएगा आगे कि इसकी प्रमुख बातें इस प्रकार है, क्या क्या बातें हुई थी ये भी लिखना। देखिए पहला है, देखिए किसान के अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया तथा बचा हुआ अनाज किसान को दे दिया गया और वह इसका मनचाहा उपयोग कर सकता है। उसके बाद जो अनाज जो बच गया उसका वह मनचाहा यूज कर सकता है, चाहे वो बेचे, चाहे वो जमा करे, वह चाहे कुछ भी करे, मतलब उसके मन पे डिपेंड करता है, किसानों के मन पे डिपेंड करता है, वो कुछ भी करे। चलिए देखिए दूसरा, देखिए कि सैद्धांतिक रूप से जमीन राज्य की है, फिर भी जमीन पर किसानों को अधिकार दिया गया, ठीक ना। नई आर्थिक नीति में किया गया, ठीक ना। जो जमीन था वो राज्य का था, यानी सरकार का था, फिर भी उस पर हक किसका, यानी कि अधिकार किसका था, किसानों का था। चलिए अब देखते हैं हम लोग तीसरा इसमें। देखिए 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप में चलाने का अधिकार दिया गया, यानी जिसमें देख रहे हैं कि 20 से कम कर्मचारी काम कर रहा है, वो व्यक्तिगत, यानी कि उसमें मालिक खुद है, उसमें मालिक को खुद है, व्यक्तिगत चला रहा है,
उस पर कोई मतलब सरकार या किसी का अधिकार नहीं है, वो अपने चला रहा है, ठीक ना। अब देखिए चौथा देखिए हो जाएगा कि उद्योगों को विकेंद्रीकरण कर दिया गया। फिर पांचवा, विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। फिर और देखिए आगे है कि विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। देखिए बैंक खोला गया, और बैंक खोला गया तो उसमें से लोग पैसा जमा कर रहा है, पैसा जमा कर रहा है तो उसमें पैसा बढ़ भी रहा है, पैसा का बचत हो रहा है, पैसा जो है जमा हो रहा है, बहुत तरह का चीज़ होने लगा। फिर देखिए आगे देखिए सातवां है कि ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्य समाप्त कर दी गई। ये देखिए दूसरा का उत्तर। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। इसका उत्तर हो जाएगा कि रूसी क्रांति के प्रभाव इस प्रकार है। क्या क्या है देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा पहला में देखिए इसी तरह से आप लोग कॉपी में इसको नोट करते जाइएगा, ठीक ना। कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एकदम सटीक उत्तर है, आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। चलिए देखिए है कि रूस में वर्षों से चली आ रही रोमनोव राजवंश का अंत हो गया। हम लोग पहले भी देखे हैं कि रोमनोव वंश जो रूस में चलते आ रहा था उसका अंत हो गया। दूसरा, इस क्रांति से रूस में सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित हो गया। सर्वहारा वर्ग कहने का मतलब कि जो किसान जो था वो अपने मन से कोई भी खेती कर सकता है, पूंजी अगर नहीं है तो पूंजी उसको कोई दे सकता है, मांग सकता है, इस तरह से मतलब यानी किसानों के लिए बहुत अच्छा हुआ था, यानी कि सर्वहारा वर्ग उसको कहते हैं, ठीक ना। तीसरा देखिए कि रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर दो भागों में बट गया। पहला हो गया पूंजीवादी विश्व और दूसरा हो गया साम्यवादी विश्व। चौथा देखिए कि यूरोप भी दो भागों में विभाजित हो गए। पहला पूर्वी यूरोप और दूसरा हो गया पश्चिमी यूरोप। देखिए पांचवा देखिए पूंजीवादी विश्व एवं समाजवादी विश्व के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई। जो पूंजीवादी जो विश्व था, ठीक ना, यहाँ पे देखिए पूंजीवादी विश्व और जो साम्यवादी विश्व था इसके बीच जो है शीत युद्ध हो गया, शीत युद्ध शुरुआत हुई, ठीक है। शीत युद्ध तो आप लोग पढ़े ही होंगे। छठा देखिए रूसी क्रांति के बाद आर्थिक आयोजन के रूप में नवीन आर्थिक मॉडल सामने आया। फिर सातवां देखिए कि एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को भी बढ़ावा दिया गया। तो ये इसका देखिए इसका उत्तर है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें, ये आप लोग इतना लिख लीजिएगा। और ये सभी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना, हमको देख रहे होंगे आप, देखिए ये सभी जो कॉपी है ना इसमें नोट बना हुआ, क्या नोट करके रखे हुए हैं। हम टीचर हैं प्राइवेट स्कूल में, यानी कि कोचिंग में मेरा है, तो वहाँ पे हम पढ़ाते हैं, तो बच्चों को लोग को ये सभी देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, आप लोग भी लिख लीजिएगा और इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। यही सब क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में पूछता है, ठीक ना। आप लोग क्वेश्चन बैंक भी खोल के देख सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए है कि कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। तो कार्ल मार्क्स के बारे में बताना, ठीक ना। तो देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो यहूदी परिवार में। कब हुआ था, तो 1818 में। कहाँ हुआ था, तो जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। तो ये सभी आप याद रखिएगा। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो पेशे से एक प्रसिद्ध वकील थे। कार्ल मार्क्स बर्न विश्वविद्यालय एवं बर्लिन विश्वविद्यालय में अपना शिक्षा ग्रहण किया। मार्क्स ने हीगल के विचारों से प्रभावित था। 1843 ईस्वी में उसने बचपन की मित्र जेनी से विवाह किया, ठीक ना। बचपन की मित्र यानी कि लव मैरिज जिसको बोलते हैं, ठीक ना, विवाह किया। मार्क्स राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेस्क तथा रूसी के विचारों का गहन अध्ययन किया। कार्ल मार्क्स की मुलाकात 1844 ईस्वी में पेरिस में फ्रेडरिक एंगल्स से हुई, जिससे उसकी गहरी दोस्ती बन गई, ठीक ना। जिससे क्या हुआ कि उसकी गहरी दोस्ती बन गई। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि मार्क्स ने एंगल्स के विचारों एवं रचनाओं से प्रभावित होकर श्रमिक वर्ग की कष्टों एवं कार्यों पर गहन विचार करना शुरू कर दिया। मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर 1848 में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। यहाँ से भी देखिए ऑब्जेक्टिव बनता है कि आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन में 4 दिया हुआ रहेगा, तो ये हो जाएगा समाजवादी घोषणा पत्र को जो है आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है, ठीक ना। तो ये देखिए चौथा का उत्तर हो गया। आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ना, आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कि इटोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। उत्तर देखिए इसका हो जाएगा क्या कि इटोपियन समाजवादियों में 4 प्रमुख समाजवादी चिंतक थे। उनके विचार इस प्रकार है। 4 जो है इटोपियन समाजवादी में 4 जो है विचार, मतलब 4 प्रमुख समाजवादी चिंतक थे। बहुत सारे थे लेकिन मेन 4 थे, ठीक ना। तो देखिए उसमें देखिए किसका जो है क्या विचार था, हम लोग ये देखने वाले। तो देखिए पहला देखिए
सेंट साइमन। पहला क्या? सेंट साइमन। देखिए सेंट साइमन का विचार क्या था कि सेंट साइमन एक समाजवादी चिंतक थे। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी देखिए आप लोग को बनता है। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हम दिखा देते हैं, हम देखे थे। देखिए यहाँ पे शायद ये दूसरा चैप्टर खुल गया। हाँ देखिए है ही, इटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तब यहाँ से देखिए आप लोग जवाब दे सकते हैं। देखिए आप लोग के पास बुक होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, मतलब कैसे ऑब्जेक्टिव बनता है, हम जो दिखाने का प्रयास कर रहे थे। तो सेंट साइमन एक समाजवादी चिंतक थे। उन्होंने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बजाय मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें। यानी खुद में नहीं लड़े, खुद में नहीं लड़े, जो प्रकृति है उसका उपयोग करे, जो प्रकृति है उसका उपयोग करे, ठीक ना। ये इनका मानना था। चलिए अब देखिए दूसरा है। देखिए दूसरा देखिए यहाँ पे है चार्ल्स फॉरियर। ये देखिए क्या बोले थे, यह भी एक यूटोपियन समाजवादी चिंतक थे। यह आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था। उनका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर एवं कस्बों में जाकर काम करनी चाहिए, ये इनका मानना था, ठीक ना। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि लुई ब्ला। ये क्या है कि लुई ब्ला यूटोपियन चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीतिक में भाग लिया। ये सब देखिए हम लोग देखें ना, ये सभी राजनीतिक में भाग नहीं लिए थे, ये राजनीतिक में भाग लिए थे, यानी मंत्री थे, राजनीतिक में भाग लिए थे। उसके सुधार कार्यक्रम अधिक व्यवहारिक थे। उनका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावशाली बनाने के लिए पहले राजनीति में सुधार अनिवार्य। यानी कि देखिए राजनीति में अगर सुधार हो जाएगा तो फिर सब कुछ में सुधार हो जाएगा। इसलिए क्या किए कि राजनीतिक में पैर अपना रखें और पहले राजनीतिक में सुधार करने के लिए कोशिश की, ठीक ना। चलिए अब देखिए चौथा देखिए थे रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन भी एक यूटोपियन समाजवादी चिंतक था। उनका मानना था लिख लीजिएगा यहाँ पे, मानना था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। यानी कि जो श्रमिक है, जो काम करने वाले जो श्रमिक है, अगर वो संतुष्ट है तो उसको बोलेंगे वास्तविक श्रमिक, उसको बोलेंगे वास्तविक श्रमिक। यानी कि काम करने वाला अगर समझिए तो संतुष्ट है तो समझिए वो श्रमिक है, यानी कि सही ढंग से वो काम करेगा। जो काम करने वाला संतुष्ट ही नहीं है तो ढंग से काम नहीं करेगा। ये था देखिए पांचवा का उत्तर। तो आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगला चैप्टर जो है देखिए, अगला चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं कौन सा। अगला चैप्टर देखिए यहाँ पे है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का। हम लोग इसका अति लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग इस वीडियो में, मतलब अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब कर ली तो इस तरह का वीडियो जो है आपको मिलते रहेगा, यानी नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, समझे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।